अल्पसंख्यक समाज में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम कर रहा है और अल्पसंख्यक बूथों में भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम कर रहा है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रम पैदा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएंगी तो मुसलमानों के साथ जाती हो जाएंगी। 9 साल में मोदी जी के शासन देख लीजिए, 15 साल के शासन डॉक्टर रमन सिंह जी। अल्पसंख्यकों की सबसे तरक्की और सबसे खुशहाली हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। क्योंकि कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है अल्पसंख्यक समाज में, इसके लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ऐसा काम कर रहा है। आज सैकड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोग आए हैं, अल्पसंख्यक के सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं कांग्रेस छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अल्पसंख्यक की यदि बात करें तो वो जब चुनाव नजदीक आता है तभी उनको अल्पसंख्यक याद आते हैं। और अभी जिस तरीके से बजट में कटौती की गई है, कंटिन्यू अल्पसंख्यक के बजट में कटौती की जा रही है, तो इससे साफ ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं हो सकती। और जिस तरीके से अभी आप देखे होंगे नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आकर वहां चर्च में तोड़फोड़ की, तो साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा काफी अहम इसलिए है क्योंकि बीजेपी केंद्र में दे रही है नारा सबका साथ सबका विकास, और इसीलिए उसे इस बात की अब दरकार है कि वो अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चले, और इसीलिए एक बड़ा प्लान बीजेपी ने बनाया है केंद्रीय स्तर पर। लोकसभा है, अल्पसंख्यकों को साधने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं और आज भी कार्य समिति की जो बैठक थी उसमें एक बड़ा प्लान डिस्कस किया गया है जिसमें अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर अब बीजेपी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मिलते हैं पहले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सारिक रईस खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं हमारे साथ नजमा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो प्लान है वो क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर एक एक करके हम मेहमानों की राय भी लेंगे। कि बीजेपी ने तय किया है कि अल्पसंख्यकों का विश्वास जीता जाए और इसके लिए पहली कड़ी है लाभार्थियों को सामने लाया जाए। जो जो केंद्र से लाभार्थी हैं उनको चिन्हित किया जाए, तो वो काम बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। उन बूथों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा हैं, वहां विश्वास जीतने की कोशिश होगी। इसके अलावा जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां ये बताया जाएगा कि अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। उसमें छत्तीसगढ़ अहम है, इसलिए इस चर्चा को आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नजमा जी की ओर ही चलेंगे, वो कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर वापस आई हैं, उन्हीं से समझते हैं। अल्पसंख्यक आप लोग से दूरी बना के चलता है नजमा जी, ऐसे में आप लोग कैसे उनका विश्वास कुछ महीनों में कुछ दिनों में हासिल कर लेंगे? 1 महीने का कार्यक्रम आप लोग ने तय किया है जन जागरूकता जनसंपर्क का, पर यह सफल कैसे होगा? कोई विश्वास नहीं करेगा अल्पसंख्यक का आप लोगों पर, ऐसी बातें आती हैं बार बार। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये 1 महीने का हमारा कार्यक्रम नहीं है। हम अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम जो छोर पर खड़ा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति रही है, इसके तहत हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में अभी आपको लग रहा होगा कि हम अभी काम कर रहे हैं, ये अभी की बात नहीं है। हम लगातार काम करते हुए अल्पसंख्यकों के बीच में और सामान्य जनों के बीच में भी हम अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार कार्य कर रही है। क्या करने वाले हैं आप लोग? आप प्लान बनाया है तो क्या क्या करेंगे? जनसंपर्क करेंगे, कैसे क्या अभियान? देखिए, सबसे पहले तो हम जन जागरण, तो लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, हम जन जागरण, जनता के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो नीति बनाई है कि हम बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, हम बूथ स्तर तक अल्पसंख्यक मोर्चा जाएंगे और अल्पसंख्यकों की जिस बूथ में ज्यादा भागीदारी है, जहां अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादा निवासरत करते हैं, वैसे बूथों में हम संपर्क और जन जागरण करेंगे और उन तक पहुंचकर अपनी सरकार की जो विगत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार रही, उनके फैसलों को, उनके सुरक्षित जो सारा माहौल रहा है उसे, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की जो सरकार रही है, अटल जी की जो सरकार थी, उन सभी को हम जन जागरण के रूप में जनता तक पहुंचाने की और अल्पसंख्यकों की पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये था बीजेपी का प्लान। 12 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर बड़ा फैक्टर है अल्पसंख्यक वर्ग, और इसीलिए बीजेपी इस बात को भली भांति समझ गई है और एक ये संदेश देने की भी कोशिश है कि देखिए उस प्रदेश के अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, उस प्रदेश के साथ हैं। तो देश भर में एक मैसेज, छवि खराब हुई है, उसे सुधारने की कोशिश भी से देखा जा सकता है। हमारे साथ सारिक जी हैं, उनसे समझते हैं। सारिक जी, बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी है, देर आए दुरुस्त आए, कुछ प्रयास तो कर रहे हैं, पर क्या आप लोगों का जो कोर वोट बैंक है इससे खसक जाएगा? आप लोगों के साथ जो लोग हैं वो खसक के बीजेपी के साथ चले जा सकते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कोशिश करेगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। इस वर्ष बहुत से विधानसभा चुनाव राज्यों में होना और अगले साल केंद्र के चुनाव हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावों के समय ही अल्पसंख्यकों की याद आती है। हमारे देश के महान संविधान ने बिना किसी भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को एक समान महत्व और एक समान अधिकार दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन संविधान की जो मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन लगातार करती रही है और एक धार्मिक ध्रुवीकरण और सत्ता में बने रहने के लिए एक अल्पसंख्यक विरोधी जो उनका चेहरा है वो समय समय पर उनका सामने आता रहा है। अभी कर्नाटक के चुनाव में, इससे पहले जो यूपी के चुनाव हुए हैं, उसमें इनके नेता मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो खुले तौर पे कहते हैं कि हमें मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों को वोट नहीं चाहिए। धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए लगातार हो रहा है, तो वो किस मुंह से बात करेंगे? आज कुछ दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो केंद्रीय बजट, निर्मला सीतारमण जी जो केंद्रीय वित्त मंत्री, उसने प्रस्तुत किया, तो क्यों 5,000 करोड़ का जो बजट निर्धारित था अल्पसंख्यकों का उसे घटा के 3,000 करोड़ का किया गया। और तर्क ये दिया गया कि पिछले साल का बजट में से केवल 2500-2600 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। तो पिछले साल के या जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो बजट निर्धारित है उसे खर्च करने की जवाबदारी किसकी है? भाई, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 80% राज्यों में इनकी चुनी हुई सरकार है, कई जगह खरीदी बिक्री से बनाई हुई, धन बल से बनाई हुई सरकारें हैं। तो उन सरकारों का काम था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए जो योजनाएं हैं उस धनराशि का, उन योजनाओं का क्रियान्वयन, जैसे हमारी प्रवक्ता बहन ने किया कि समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सोचती है भारतीय जनता पार्टी, तो अंतिम व्यक्ति के जो समाज के छोर पे हैं उनको ये लाभ मिल पाए, ऐसा प्रयास सुनिश्चित करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में सदैव से अंतर रहा है। ठीक है, तो कथनी करनी में अंतर है और इसी बात को बार बार अल्पसंख्यक वर्गों की ओर से कहा गया, जिससे बीजेपी से थोड़ी दूरी दिखाई देती है अल्पसंख्यकों की। आएंगे नजमा जी आपके पास, लेकिन पहले चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, कितनी ये राह कठिन है डगर पनघट की? अल्पसंख्यकों को अपने साथ लाना, सोचना तो आसान है, पर उनको अपने पाले में लाकर वोट करा लेना काफी कठिन काम है। क्या ऐसा संभव है क्या अनिल जी? जी, मैं सवाल नहीं सुन पाया आपका। अनिल जी, मैं ये जानना चाह रहा था, कवायद चल रही है कांग्रेस की ओर से भी, भाजपा की ओर से। भाजपा थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन इस राह को कहा जा रहा है कि ये राह कठिन है, डगर का पनघट की कठिन है। कितनी कठिन मानते हैं आप इसको? देखिए मोहन, एक बात तो सभी लोग जानते हैं कि इस देश के तंत्र है और किसी भी राजनीतिक दल की सरकार चलाना है, सत्ता में रहना है, तो उसे सभी दलों का विश्वास, सभी आम जनों का विश्वास, धर्मों के लोगों का विश्वास लेकर के काम करना होगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। देख, तो इसीलिए दोनों राजनीतिक दल लगे रहते हैं। ठीक है, उनके अपने अपने एजेंडे हो सकते हैं। कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने बोला कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? सभी जानते हैं कि वोट बैंक का एक मसला है। बीजेपी भी आई है तो उसने भी राम मंदिर के मुद्दे और धारा 370 जैसे मुद्दे उठा करके ये साफ किया है। या फिर उन्होंने एक नारा दिया था कि जो चुनाव होंगे वो 80 बनाम 20 के होंगे। तो इस तरह की चीजें ये दर्शाती हैं कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही है और कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। हालांकि दोनों ही सरकार हो, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे राज्य में हो, दोनों ही सरकारों ने जब भी विकास कार्य लागू किए, योजनाएं लागू की, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। रमन सरकार भी 15 साल काम की,
उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने ये विकास योजनाएं कांग्रेस के लागू करी है, बीजे अल्पसंख्यकों के लिए है या हिंदुओं, सबने उसका फायदा उठाया। आज कांग्रेस की सरकार है तो सभी वर्गों के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार चलाते समय ये लोग सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलते हैं, लेकिन वोट पाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू और मुस्लिम एक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्या बीजेपी सफल हो सकती है इसमें? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अल्पसंख्यक एक जांच कमेटी ने उनसे पूछा कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैंने अल्पसंख्यकों के लिए नहीं किया, मैंने संपूर्ण राज्य के गुजरातियों के लिए काम किया है। तो ये विजन जब तक आप राजनीतिक दल नहीं रखेंगे, लोगों का आप भरोसा नहीं जीत सकते और सब आप काम नहीं कर सकते। मोहन, ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था कि बीजेपी इतनी कोशिश कर रही है, पर क्या इसमें सफलता दिखती है? क्या कितना सफल हो सकती है बीजेपी इसमें? देखिए, थोड़ा मुश्किल तो होता है बीजेपी के लिए, क्योंकि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जब आप 3 तलाक लागू कर देते हैं, जब आप धारा 370 की बात करते हैं, जब आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, जब आप बाबरी मस्जिद ढहा देते हैं, तो थोड़ा सा तो अल्पसंख्यकों का विश्वास कमजोर होता है। ये ठीक है कि 3 तलाक जैसे मुद्दे उनको आपको वापस करते हैं, राष्ट्रीयता का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी को थोड़ा डैमेज होता है। और इसीलिए बीजेपी ने जब अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू किया, अभी जब उन्होंने सदस्यता की, जब वो विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक बले, तो आपको आश्चर्य होगा मोहन कि 12 लाख मुस्लिमों ने भारत के भाजपा की सदस्यता दी। तो ये दर्शाता है कि ऐसे तमाम मुद्दों के बाद भी, तमाम विश्वासघात होने के बाद भी, तमाम उनका विश्वास टूटने के बाद भी, यदि वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तो बीजेपी की जो सब लोगों को लेकर चलने की नीति है, जो 3 तलाक जैसा मुद्दा उन्होंने शांत किया, जो उन्होंने धारा 370 कश्मीर में खत्म की और कश्मीरियों का विश्वास जीता, तो इसके चलते भाजपा के सदस्य बनते हैं, मुस्लिम भी बनते हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी, उनके वैचारिक दलों की तरफ से भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की शुरुआत की गई, जिसमें अभी तक 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम जुड़ चुके हैं। ठीक है। तो बीजेपी धीरे धीरे विश्वास तो हासिल कर रही, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 2% से ज्यादा मुसलमान छत्तीसगढ़ में रहते हैं, लगभग करीबन 5 लाख 6 लाख से ज्यादा की आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन ये वोट में कितना कन्वर्ट होता है? आप जब विधानसभा पर चुनाव लड़ते हैं तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आपको नहीं मिलता है विधानसभा में। तो ये तमाम तरह के सवाल बीजेपी पर उठते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अपनी पॉलिसी पर चेंज लाएगी। बिल्कुल। चलिए सारिक जी के पास चलते हैं। सारिक जी, इतनी सारी बातें आपने सुनी, पर मुस्लिम भी तो अब समझ रहा है कि कांग्रेस में कुछ नहीं मिल पा रहा है, निगम मंडलों की नियुक्ति आखिरी साल में होती है, कई चीजें अधूरी हैं, इन सबको लेकर आंदोलन की तैयारी भी बीजेपी कर रही है। ऐसे में आप लोगों का वोट बैंक कितना कमजोर हो सकता है? क्या लगता है, खसक सकते हैं कुछ लोग? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैंने पहले स्पष्ट किया था कि कांग्रेस किसी वोट बैंक या किसी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। वो सबको एक समान भाव और सबको एक, हम केवल बोलने में नहीं करते कि सबका साथ सबका विकास, इस बात को हम अमल करते हैं। अच्छा, द्विवेदी जी ने जैसे कहा कि मुस्लिमों को झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा 12 लाख, तो इनकी सदस्यता को तो मैं सदस्यता मानता ही नहीं। कोई मिस कॉल से कोई सदस्य बने या बनाए, तो ये पूरी तरह से एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और एक लोकतांत्रिक पार्टी जो एक बड़े स्तर की है, जितने बड़े देश की जो एक पार्टी है, वो मिस कॉल से कहीं पे भी कुछ नहीं हो पाता। आप यहाँ पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। बिल्कुल देखिए नहीं, भूपेश बघेल जी, आपकी जो कांग्रेस की सरकार है वो सिर्फ अपनी पार्टी नहीं, यही योजना उन्होंने आत्मानंद स्कूल में धर्म या जाति के एडमिशन नहीं दिया जाता। देखिए भूपेश जी, बिजली बिल जो हाफ किया है उसमें हिंदू मुसलमान देख के नहीं किया जाता। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जब उज्ज्वला योजना लागू की तो वो मुसलमानों के लिए नहीं किया, हिंदुओं के लिए नहीं किया, सभी के लिए किया। उसी से प्रेरणा लेके भूपेश बघेल जी आज ये बोलते हैं। आप यहाँ रईस जी पूरी तरह, रईस जी आप यहाँ पूरी तरह से गड़बड़ है। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिला था, एकदम नहीं रईस जी। देखिए आपकी जो भूपेश जी पूरी तरह से निष्क्रिय है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुरखे पे प्रतिबंध लगा दी है। देखिए कोई बुरखे पर प्रतिबंध नहीं लगाया था कर्नाटक में, जिसका जवाब वहाँ के अल्पसंख्यक लोगों ने दिया। 45 साल से ऊपर महिलाएं बिना महरम के हज पर जा सकती हैं। 3 तलाक जो हुआ है उस पर मोदी जी ने रोक लगाया, आज महिलाएं सुरक्षित हैं। 3 तलाक आप ये सोचिए हज जैसे जो मुद्दे हैं, चाहे हलाला जैसे मुद्दे हैं, ये कुरीतियां आप भी जान रही है कि आज हिंदू या मुसलमान सब पढ़े लिखे, ऐसी घटनाएं कहीं होती है। एक आध किसी घटना को इतने बड़े देश से निकाल के कांग्रेस की सरकार सरकार ने हमेशा महत्व दिया है
और भारतीय जनता पार्टी जब भाई सबका साथ सबकी देखिए, विकास की बात भारतीय करते जनता हैं पार्टी तो उत्तर प्रदेश हमेशा- और कर्नाटक, गुजरात जहाँ पे 20-20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, ठीक है। क्यों एक भी विधानसभा की टिकट नहीं दी नगर- जाती है? अभी ठीक उत्तर है। प्रदेश चलिए, के नगरीय चलिए। निकाय चुनाव में कांग्रेस को भारी संख्या में 350 अल्पसंख्यकों ने समर्थन लोगों दिया, आपको बता दूं। भाजपा उत्तर ने प्रदेश टिकट में दिया। ठीक। उत्तर प्रदेश में 65 की टिकट थी ना, लेकिन वो अल्पसंख्यकों को उन्होंने जीता और उसमें से अल्पसंख्यकों 150 में- जीत कराए हैं। ऐसा नहीं पार्षदों है, में नहीं है, विधायकों में क्यों नहीं देते? नहीं, विधायक में भी देते। अगर दानिश भाई- आजाद जी को उन्होंने दिया, दानिश आजाद जी उत्तर कहाँ प्रदेश विधायक में है? वो हैं। मनोनीत आपको है। क्यों नहीं दिया वो कांग्रेस एल्डरमैन टाइप के ने? हैं वो। आपको तो अभी तक लटका के रखा पूरे 4 बिल्कुल साल। नहीं, पार्टी ने 4 हमें साल बहुत सम्मान अल्पसंख्यक दिया है। आयोग, पार्टी में उर्दू अकादमी, सोनिया गांधी जी, मदरसा राहुल बोर्ड, ये गांधी जी, सारे को खड़गे जी, भूपेश भूपेश बघेल बघेल ने जी, इनके अल्पसंख्यकों के हित नेतृत्व में हमें की पूरा रक्षा नहीं विश्वास की है और छत्तीसगढ़ पूरे में। तन मन धन से छत्तीसगढ़ में हम उन्होंने पार्टी रक्षा नहीं चलिए अब की। प्रदेश के मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुद्दों को लेकर बीजेपी प्लान बना रही है। आज कार्य समिति की बैठक में डिस्कस भी हुआ है। नजमा जी अच्छे से बताएंगे। नजमा जी, प्रदेश में अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार क्या अल्पसंख्यकों के साथ न्याय कर रही है? इन सब बातों को लेकर आप लोगों का आंदोलन का भी एक चार्ट बना है। क्या करेंगे आप लोग, कैसे बताएंगे क्या क्या गलत हुआ है? यहाँ के अल्पसंख्यकों को क्या कांग्रेस ने महत्व नहीं दिया, ऐसा लगता है आप लोगों को? यहाँ के कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को छत्तीसगढ़ में छला है। कैसे? 4 साल ना ही किसी निगम मंडल की उन्होंने नियुक्ति की। निगम मदरसा मंडल में बोर्ड थोड़ी अभी लोगों तक को अधिकार मिला है। अभी तक उनका डिसॉल्व है। मदरसा अल्पसंख्यक आयोग कह दिया जाए, अभी तक अध्यक्ष नहीं कोई बने हैं। 2 साल तो कोरोना में निकल गए। कोरोना में पहले भाई, आपको हमने काम लोगों को करनी राहत चाहिए देने का थी। काम किया आपको काम है, करनी बताया चाहिए थी। बनिस्बत हज निगम मंडल कमेटी पूरी बनाने तरह का से काम करते निष्क्रिय, ना ही वो कोई सभी तरह से सपोर्ट कर पा रही है, न कुछ। हम बहुत जल्द, बहुत विस्तृत रूप से, बहुत उनके मुख्यालयों में जाके अल्पसंख्यक मोर्चा धरना देगी, आंदोलन करेगी। एक धरना उसके लिए भी होना चाहिए जो नारायणपुर और बस्तर में कोई काम नहीं हिंदू किया धर्म उर्दू सभा पैरा और टीचरों विश्व के हिंदू लिए। परिषद जैसे सारिक जी, संगठन गांव में आपको लोगों मैं को बोलना कसम चाहूंगी, खिला रहे उर्दू पैरा हैं कि टीचरों के किसी लिए मुसलमान या उन्होंने कोई क्रिश्चियन की काम नहीं दुकान किया। से सामान न खरीदे जाए, बिल्कुल, उनका ठीक। आर्थिक बहिष्कार किया जाए। देखिए, पहले उसके खिलाफ आंदोलन यहाँ कीजिए। वो व्यक्ति जो भाजपा छत्तीसगढ़ का में व्यक्ति ऐसा हो नहीं रहा था, है। वो व्यक्ति भाजपा बिल्कुल, का व्यक्ति पीछे नहीं से था। भारतीय आप जनता पार्टी आप ऐसे भाजपा संगठनों को को समर्थन बदनाम करती कर है। रहे हो। मैं आपको अभी भी चेतावनी दे चाहे रही हूँ, दंगा वो कराने वाले संगठन कोई रहे, भाजपा के व्यक्ति नहीं होते हैं, वो धार्मिक कोई एक ध्रुवीकरण व्यक्ति करने नहीं वाले करते। संस्थान आप रहे, यहाँ गलत हैं। उनको पीछे से आप भारतीय यहाँ जनता गलत पार्टी हैं। का समर्थन कांग्रेस रहता यहाँ है। गलत है। पीछे देखा प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता 70 पार्टी का साल समर्थन तक रहता है। अल्पसंख्यकों मेरा पर सीधा राज आरोप है करती ये। हुई अपनी वोट की राजनीति चलाई कोई है। वोट की राजनीति नहीं, अल्पसंख्यकों पर अल्पसंख्यकों के हितों का सम्मान आप किया है अगर कांग्रेस पार्टी ने। अल्पसंख्यकों के हितैषी होते, कांग्रेस बिल्कुल अगर हितैषी हितैषी हैं। होती, ठीक। आप कांग्रेस हितैषी नहीं है अल्पसंख्यकों नहीं के करेंगे क्या, छत्तीसगढ़ क्या में। प्रदर्शन होगा? हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। जो मदरसा बोर्ड है, अभी तक उसकी किताबें अभी तक जारी नहीं हुई है, उसके विषय पर हम धरना प्रदर्शन मदरसा के करेंगे। शिक्षकों को केंद्र सरकार कई सालों से वेतन नहीं दे रही, उसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे। मदरसा पैरा टीचरों को, उर्दू पैरा टीचरों को इन लोगों ने अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दी है। पदोन्नति मदरसा नहीं दी है। गुणवत्ता ये परक केंद्र शिक्षा की नहीं योजना के है, तहत ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की है, कांग्रेस की है। 80% उसमें केंद्र आप तो सरकार का गंगा अंशदान जल- रहता है। आप तो गंगा जल लेकर झूठी कस्में खाते हो। चलिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन हम अनिल जी के पास चलते हैं, फिर सारिक भाई से इनका जवाब भी लेंगे, क्योंकि लंबी लिस्ट इन्होंने बता दी है। अनिल जी, क्या लगता है छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए जवाबदेही ज्यादा कांग्रेस की हो जाती है, उन मुद्दों को हवा देकर कुछ अल्पसंख्यक वो वोट जो है झोली में बीजेपी बटोरने में कामयाब हो सकती है? आपको क्या लगता है अनिल जी? हेलो, फिर से सवाल दोहराएंगे मोहन, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ जी अनिल जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो मुस्लिमों के कुछ मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, उनको हवा देकर क्या कुछ वोट हासिल करने में सफल हो सकती है बीजेपी? देखिए मोहन, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं की, विद्वान प्रवक्ता हैं दोनों राजनीतिक दलों के, मैं उनकी बातों को तो नहीं सुन पा रहा था, आवाज अटक अटक करके आ रही है। लेकिन फिर भी हम यदि जो राजनीतिक परिदृश्य अभी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार शुरू से ही अल्पसंख्यकों के प्रति एक सहिष्णुता, एक उदारता का भाव रखती है और उसके लिए डेवलपमेंट करती रही है। लेकिन इन 4 सालों में, 4-4.5 सालों में, जब अब चुनाव पे जा रहे हैं, जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो ये अल्पसंख्यक कांग्रेस से पूछ सकते हैं कि हमारे लिए 4.5 साल में आपने क्या किया। हालांकि कुछ नहीं हो पाया, जो छोटी मोटी चीजें थी वही हुआ होगा, उस पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन वो अल्पसंख्यक बीजेपी से भी बहुत खुश है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है, जैसे कि गौ हत्या के जुड़ा मुद्दा है, लव जिहाद का जुड़ा मुद्दा है,
शिवालय जैसे मुद्दे हैं, या रोहिंग्याओं की बस्ती वाला मामला है, या समान नागरिक संहिता जैसे, इन मुद्दों के चलते जो देश में एक तथाकथित डर पैदा हुआ है, उसके पीछे अल्पसंख्यकों को ऐसा लगता है कि ये बीजेपी और उसके बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस चूंकि उनकी सुरक्षा करती है, कांग्रेस चूंकि उनके साथ खड़ी है, इसलिए वो इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े होंगे कि चलो कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस हमारे साथ खड़ी। हालांकि 4.5 सालों में कांग्रेस अल्पसंख्यक ये पूछ सकते हैं कि आप कांग्रेस सरकार ने हमारे लिए क्या किया। तो इसलिए विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने अपना पासा पलटा है, आप देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह समझ में आ गया है कि यदि बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ना है, उसे हराना है, तो हिंदुत्व के मुद्दों पर सेंध डालनी होगी। इसलिए छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल सरकार भी हिंदुत्व के मुद्दों पर काम कर रही है ताकि हिंदुओं का वोट उसे हासिल हो सके। मुस्लिम तो उसके साथ ही खड़े। रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी ये स्वीकार कर चुकी है कि मुसलमानों के बहुत ज्यादा वोट उसको नहीं मिलते हैं क्योंकि वो कांग्रेस में जाते हैं। पर चूंकि एक विश्वास है, एक उम्मीद बनी हुई है, एक अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि कुछ तो वोट हमको मिल सकते हैं, इसलिए वो मुस्लिमों को सहलाती रहती है। बिल्कुल। चलिए, ये दोनों सवालों के जवाब हम सारिक रईस खान जी से लेंगे। सारिक जी, 2-3 मुद्दे नजमा जी ने उठाए, वो हर अल्पसंख्यक के जहन में हैं कि भाई मदरसों का विकास होना चाहिए, वहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। उर्दू शिक्षकों का जैसे मसला है वो नहीं हो पाया। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भी कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पे चल रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पे आने के कारण इन सब वजहों से क्या अल्पसंख्यकों के मन में कुछ ऊहापोह जैसी स्थिति है, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, कहीं निश्चित रूप से कहीं ऊहापोह की स्थिति नहीं। सबसे पहले मैं, जैसा बहन नजमा जी खुद भी एक निगम मंडल में अल्पसंख्यक जुड़े विभागों में रही हुई है, तो उन्हें बताना चाहूंगा कि मदरसा गुणवत्ता परक शिक्षा योजना है जिसमें अधिकांश राशि केंद्र सरकार से दी जाती है और एक बहुत थोड़ा सा अंश राज्य सरकार का रहता है। तो विगत कई सालों से उसकी राशि केंद्र द्वारा, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सालों साल की राशि पेंडिंग रहती है। अभी भी जो राशि पेंडिंग थी, हमने 2 साल पहले भूपेश बघेल जी से मिलकर हमने निवेदन किया था, मैं स्वयं मिला था शिक्षकों को, चूंकि हम भी राज्य स्तर पर राजनीति करते हैं तो सभी लोगों से सभी तरफ के संपर्क है, तो हमने वो किया था कि कम से कम अपने राज्य के जो अंश है उसे रिलीज करिए। तो उन्होंने उस पर तत्काल संवेदनशीलता से कार्रवाई करते हुए जो विभागीय मंत्री प्रेम साय जी को मार्क किया और उस पर जो राज्य की, अब वो हालांकि थोड़ी राशि थी लेकिन राज्य की राशि मिली उन शिक्षकों को जो बड़ी संख्या में है, यहाँ पर मिल नहीं रही। और दूसरी बात, अनिल द्विवेदी जी हमारे भाई ने कहा कि 4.5 साल में यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय भूपेश बघेल जी अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रमों के तहत शायद लगभग उन्होंने पूरे 90 विधानसभा कर लिया है ना। तो उस विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान वे सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं, जनता की समस्याओं को सुनने के बाद वहां पर जो अल्पसंख्यक समाज के जो प्रतिनिधि मंडल रखता है वो उस विधानसभा, उस एरिया के हिसाब से अपनी मांग रखता है, तो उसे बिल्कुल सहृदयता से माननीय भूपेश बघेल जी केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, वहां पर जो भी समाज के लोग, जो हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी है, वो अपनी मांगे को रखते हैं, अपने समाज से जुड़े, चाहे वो भवन के लिए राशि रहे, चाहे वो विकास के लिए राशि रहे, उसे तत्काल स्वीकृत कराया जाता है और काम चालू हो जाते हैं तत्काल। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस सरकार कहीं से किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों को 4.5 साल कुछ नहीं किए, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये सिरे से खारिज कर रहे हैं नजमा जी, ऐसे में विश्वास कैसे आप लोग दिलाएंगे? तथ्य बताइए ना। भाई कांग्रेस से हमारे बीच में सारिक भाई हैं, मैं उन्हें यही कहूंगी, 4.5 साल अल्पसंख्यक अपने आप को छला हुआ महसूस कैसे, क्या कारण बताइए? देखिए, सभी निगम मंडल, जो हमारे 5 निगम मंडल अल्पसंख्यकों के होते हैं, आप बोलते हो भूपेश बघेल जी, देखिए भूपेश बघेल जी अगर इतने ही सर्वशक्तिमान है तो वो क्यों नहीं? सारिक जी, आपको मैंने सुना, आप मुझे सुनिए। आप देखिए, जब आप भूपेश बघेल जी इतना ही सब कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं अल्पसंख्यकों के लिए काम किया? क्यों नहीं? अभी तक नहीं, अभी तक मदरसा बोर्ड जो है अभी डिसॉल्व है इनका, पूरा 4.5 साल। अब जब 4.5 साल, अब आप समझ सकते हैं, 4.5 साल 50,000 की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उज्ज्वला हज में दिया,
इतनी बड़ी सब्सिडी जिससे देखिए सारिक जी, नमक हरामी, आप एक मुस्लिम हो के नमक हरामी नहीं कर सकते हैं। और ये तो सरकार का काम है। देखिए इन्हीं सब बातों को लेकर जी केंद्रीय हज कमेटी की अध्यक्ष थी और यहाँ से सम्मानित सांसद रही है, मैंने उनके साथ बड़े करीब से काम किया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि केंद्र सरकार क्या नहीं, पहले कोई और नियम था क्या? जनता के करीब जाएंगे, जनता को समझाएंगे और हमें उम्मीद है टीवी 24 के माध्यम से मैं जनता से, भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी सिपाही होने के नाते आप सभी से, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उन सभी से निवेदन करूंगी, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सही तरीके से समझिए 70 साल कांग्रेस ने आपको छला है और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, एक कदम आप और आगे बढ़िए, भारतीय जनता पार्टी का आप सपोर्ट करिए और जरूर से जरूर हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीट लेकर आएंगे। एकदम गलत है सारिक जी, आप यहाँ एकदम गलत है। अपनी स्थिति कर्नाटक में देखिए, निकाय चुनाव में मैं आलू बनने की फैक्ट्री सबसे पहले कर्नाटक में आप चालू करवा के दिखाइए सारिक जी। कर्नाटक में आलू बनाने की फैक्ट्री चालू करवा के दिखाइए। आदित्य नेता है हेमंत विश्व शर्मा, जिसे भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर कोसती और गालियां बकती थी, आज वो उन्हें अपना सिरमौर बनाकर वो किस तरह से वहाँ पे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, आप लोगों ने गलत राजनीति की है, अल्पसंख्यकों को छला है आपने। भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की जो स्थापना ही हुई थी वो द्विराष्ट्र की परिकल्पना के साथ में हुई थी। नजमा जी, अपनी पहले आप जानकारियों को दुरुस्त कर दिए 1924 में। चलिए हम अब पुरानी बातों को भूलकर अगर छत्तीसगढ़ पर बात करें सारिक जी, तो ये 2-3 विषय हैं जिनको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक तो हज में इन्होंने सब्सिडी दे दी, ऐसा इनका दावा है, वो कोटा बढ़ा दिया, ये भी इनका दावा। लाभार्थी पर फोकस कर रहे हैं, यानी हमारे केंद्र सरकार के लाभ पाने वाले अल्पसंख्यक कौन है, उन परिवारों को ये टारगेट करेंगे। तो जिनने केंद्र से लाभ पाया है वो शायद हो सकता है मन भी बदल जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? एक चुनौती है इस तरह की चीजों को लेकर। ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये किसी के, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या निर्मला सीतारमण जी हो, इनकी कोई पुश्तैनी जायदाद से तो दे नहीं रहे हैं। ये जनता का पैसा है, तो इसमें लाभार्थियों को तो जात पात से जोड़ना ही नहीं चाहिए। लाभार्थी आपको नहीं जोड़ना चाहिए, आप हर नागरिक कांग्रेस ही गलत करते हैं। अधिकार है शासन के संसाधनों पर। कांग्रेस अल्पसंख्यक की बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं चला है। कांग्रेस ने हमेशा उनके हितों की रक्षा की है और आज भी उनके हितों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस सर्वोपरि है। और भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से एक भय का वातावरण, एक दहशत का वातावरण अल्पसंख्यकों के बीच में ऐसा है कर रही है, नजमा जी, भय का वातावरण। अगर भय का वातावरण होता तो मैं एक महिला, वो भी मुस्लिम महिला, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ 20 सालों से खड़ी हूं और मैं बहुत खुश हूं। और भारतीय जनता पार्टी में मैं आके अपने आप को सौभाग्य महसूस करती हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी की टीम में हूं, उनकी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी बात, पूरे कार्यकर्ता हम सभी मिलके एक एक दरवाजे तक जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी की और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की योजनाओं को जरूर करता हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बुर्के पे प्रतिबंध लगाया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक महिला होकर पूरी मजबूती से खड़ी है। वही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। 3 तलाक, लव जिहाद जैसे मुद्दे को उठाकर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। बुनियादी मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है। बुनियादी मुद्दे आंकड़े लेके आइए कि आपने क्या किया 5 सालों में जो अल्पसंख्यक हितों के लिए। बजट में आप जब 40% की कटौती कर रहे हैं, और एक सबसे बड़ी बात है मोहन जी, मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा, देखिए इनकी सोच अल्पसंख्यकों के लिए कैसी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो स्कॉलरशिप स्कीम में कटौती की है केंद्रीय, वो अल्पसंख्यकों की प्री स्कॉलरशिप स्कीम में की है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब पहली से 8वीं तक की जो स्कॉलरशिप है उसमें कटौती की है। जब बच्चा पहली से 8वीं तक की ही शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो 9वीं 10वीं कहां से जाएगा? तो इनकी सोच कांग्रेस को आप देख लीजिए, विक्षिप्त है। ये देखिए कांग्रेस विक्षिप्त मानसिकता की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला और दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। चलिए कवायद तो चल रही है, एक 30 सेकंड का कमेंट ले लेते हैं। ये कवायद कितनी सफल हो सकती है या इसमें अभी कई लूप होल है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है? अनिल जी। देखिए मोहन जी, मैं बहुत सीधी और स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि 75 साल हो गए देश की आजादी को, लेकिन अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति बंद नहीं हुई, चाहे वो मुस्लिमों की तरफ हो चाहे वो हिंदुओं की तरफ हो। इतनी साक्षरता होने के बाद भी
इतने समाज के विकास करने के बाद भी आज ये स्थिति बनी हुई है कि धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं और लोग उसका यूज होते हैं, लोग उसको उपयोग करते हैं। ठीक है। तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, प्लीज अब इसे बंद कीजिए। देश का सरकार बनती है तो वो पूरे समाज के लिए बनती है, मुस्लिमों के लिए भी काम करती है, हिंदुओं के लिए भी काम करती है, पूरे धर्म के लिए काम करती है। और ऐसा नहीं है अगर आईएएस बनते, अभी मैं देख रहा था कि आईएएस के रिजल्ट आए, यूपीएससी के रिजल्ट आए, जम्मू कश्मीर में कितने मुस्लिम बच्चों ने आईएएस निकाली है, यूपीएससी का डिप्टी कलेक्टर और आईएएस बने। तो इसी तरह वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे, भी अब्दुल कलाम बने हैं। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्लीज इनको समझना होगा कि राजनीतिक उपयोग होने से बचें। सरकार सबकी होती है। चलिए, लेकिन राजनीतिक दल है, उनका काम है अपने अपने वोटों को साधना, और क्योंकि मोर्चा प्रकोष्ठ अलग अलग सेक्टर में काम करता है, इसलिए अल्पसंख्यक एक सेक्टर है जिस पर काम बीजेपी कर रही है। सफल कितनी होगी इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो जरूर की गई है। कांग्रेस को भी अब इसके लिए एक ऐसा प्लान बनाने की जरूरत है कि उनका वोट उन्हीं के पास रहे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ सारिक रईस खान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नजमा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। और अनिल जी, उनका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने की ये लड़ाई सतत जारी रहेगी, और हमें लगता है लोकसभा चुनाव तक कई बार हमें इस तरीके के डिस्कशन करने होंगे जिसमें नए नए पैतरों के साथ राजनीतिक दल इस वोट को अपने तरफ करने की कोशिश या जुगत में दिखाई देंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए टी24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।